Hello everyone, welcome back to the channel. This is the second chapter after your terminal test, and the chapter name is Agriculture. That is the 15th chapter of Geography. Very easy chapter. So let us discuss this chapter. As usual, first we will discuss the glossary. That is very small glossary. Only 12 words are there in this chapter, which I feel that you may find it difficult. Clear? So let us see. Beverage. Beverage, it means a drink, especially one other than water. एक ऐसा ड्रिंक जो पानी से नहीं बनता है, राइट? ऐसा ड्रिंक दैट इज बेवरेज. पानी के अलावा कुछ हम पी सकते हैं, वैसा ड्रिंक दैट इज बेवरेज. कॉफ़ी, टी, दैट इज बेवरेजेस. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, तो ऑर्गेनिक माने प्राकृतिक और फर्टिलाइजर माने खातर. आपको पता ही है. फर्टिलाइजर दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल और वेजिटेबल मैटर. एनिमल या वेजिटेबल मैटर, एनिमल मैन्योर से या वेजिटेबल मैटर में से बनता है, वो होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. नाइट सॉइल. नाइट सॉइल क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीमेंट collected at night from buckets and sometimes used as a manure. ह्यूमन का एक्सक्रीमेंट जो होता है, राइट, कचरा, वो रात को कलेक्ट करके बकेट्स में, और कभी कभी उसको मैन्योर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. दैट इज़ नाइट सॉइल, राइट. नेक्स्ट इज टीलेज. टीलेज इट मीन्स कल्टिवेशन, राइट. टीलिंग का मतलब होता है कल्टिवेशन. तो कल्टिवेशन पर ही पूरा निर्भर था तब की बात है. दैट इज कॉल्ड टीलेज. सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मतलब होता है एक्ट और एक्शन और फैक्ट ऑफ मेंटेनिंग और सपोर्टिंग. घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है सब्सिस्टेंस. अभी इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो ऐसी एग्रीकल्चर जो परिवार के गुजरान के लिए, परिवार चलाने के लिए खेती करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्वाकल्चर. सो लिविंग बींग्स अंडर वाटर, पानी में जो होता है, दैट इज एक्वाकल्चर. अबंडन, गिव अप, कैंसिल कर देना, छोड़ देना, दैट इज अबंडन. वो मिशन भी हो सकता है, काम भी होता है, एक्टिविटी भी होती है. सिलो, स्टोरेज बिन्स, बड़े बड़े बिन्स जो होते हैं जिसमें हम डालते चीज़ें, राइट. यहाँ पे क्या इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में स्टोरेज बिन्स का मतलब है एग्रीकल्चर जो कलेक्शन है उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज बिन्स होते हैं, सिलो बोलते हैं उसको. लाइफ स्टॉक, कैटल. रेंज. रेंज का मतलब होता है लार्ज फार्म वेयर कैटल आर रेयर्ड. पशुपालन जहाँ पे किया जाता है, करा जाता है, ऐसी बड़ी सी जमीन या खेत, दैट इज कॉल्ड रेंज. दोनों का मिला के वर्ड बनता है लाइव स्टॉक रेंचिंग. ओके. नेक्स्ट ट्रो. ट्रो का मतलब होता है अ लॉन्ग और नैरो ओपन कंटेनर फॉर एनिमल्स टू ईट और ड्रिंक आउट ऑफ. ट्रो एक ऐसी चीज़ है जैसे स्पेशली एनिमल्स के लिए ऐसा एक कंटेनर है जिसका नैरो ओपन होगा, छोटा सा ओपन माउथ होगा, जो एनिमल्स के लिए खाने और पीने के लिए वो बनाया गया है. उसमें पर्टिकुलरली चीज़ डाली जाएगी खाने पीने के लिए, तो वहाँ पे एनिमल्स खाएंगे और पिएंगे. उसको ट्रो कहते हैं. पेरिशेबल, लाइकली टू डीके और गो बैड क्विकली, जो जल्द ही खराब या ख़त्म हो जाता है. ख़त्म मतलब खुद ही वो पेरिश हो जाता है, वेनिश हो जाता है, गायब. दैट इज कॉल्ड पेरिशेबल. तो इतने ही वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में आई फील दैट यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट. सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम, राइट. चैप्टर नंबर 15, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. इस चैप्टर में हम फैक्टर्स देखेंगे जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, और टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखेंगे जिसमें सब्सिस्टेंस है और कॉमर्शियल फार्मिंग है, और उसके अंदर सब टाइप्स है. very easy and small chapter it is, right.
एंड न्यूज़मेकर में देखें तो वर्गीस कुरियन, जिसको कोई इंडियन भूल नहीं सकता है, उनका मिल्क मार्केटिंग और प्रोडक्शन फील्ड में इंडिया में काफ़ी बड़ा योगदान है, काफ़ी बड़ा। वर्गीस कुरियन is the founder of the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, that is GCMMF, an apex cooperative organization that manages the Amul food brand। सबसे बड़ी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जो अमूल फूड ब्रांड को मैनेज करती है, राइट। ही इज क्रेडिटेड विथ बीइंग द आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड। उनको ऑपरेशन फ्लड से, ऑपरेशन फ्लड जो था उसका आर्किटेक्ट के नाम पे उन्हें जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड क्या था? द लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लार्ज डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो है इंडिया में है। ये इंजीनियर्ड द वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में सफ़ेद क्रांति लाने वाले ये है वर्गीस कुरियन, राइट, क्योंकि दूध मिल्क फील्ड में उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया। एंड मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और आज भी भारत जो है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। तो इनकी वजह से है, उन्होंने कुछ आइडियाज़ ऐसे लगाए, उनको लगा कि भारत बन सकता है, तो भारत की पोटेंशियल को उन्होंने थ्रस्ट दिया। चैप्टर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग, राइट। तो इस वीडियो में हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग की डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में देखा जाए तो सेडेंटरी प्रिमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा, जिसको जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग में पूरा बिजनेस लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट है। एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन फार्मिंग, ये सब कुछ है, राइट। वार्म अप एक्सरसाइज में है कि ये दो इमेजेस को स्टडी करके क्वेश्चन का आंसर देना है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द साइज ऑफ द फील्ड्स इन द टू पिक्चर्स, राइट। फील्ड साइज जो है तो आपको किस में कितनी साइज दिख रही है, फील्ड की साइज। एंड दूसरा है व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वे एग्रीकल्चर इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन ईच। काफ़ी ईजी है, देख के पता चल जाएगा, आपको CW बुक में लिखना है। Okay, so let us start the chapter. Agriculture is the primary and oldest activity practiced by humankind. इंसान सालों से सबसे पुरानी एक्टिविटी अगर हो जो इंसान कर रहा है और सबसे प्राइमरी, सबसे ज़रूरी एक्टिविटी, तो वो है एग्रीकल्चर। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन ओवर 49% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस एंड एम्प्लॉयज मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। आज भी, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट, 49% जितनी ज़मीन है उसमें से तकरीबन आधी ज़मीन पे एग्रीकल्चर अभी प्रैक्टिस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि आधे से ज़्यादा लोगों को एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, राइट। बहुत बड़ी बात है, वाकई बहुत बड़ी बात है। आज भी पूरा वर्ल्ड एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है। व्हाट मेक्स दिस एक्टिविटी सो इम्पोर्टेंट? कौन सी ऐसी चीज़ है जो एग्रीकल्चर को सबसे इम्पोर्टेंट बनाती है? तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो है उससे तो हमें खाना मिलता है, बाकी की चीज़ छोड़ दे। सिर्फ आदिवासी का जीवन जीने में भी हमें खाने के लिए तो चाहिए, बॉडी को ढकने के लिए कुछ चाहिए, रहने के लिए कुछ चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ हमारा सर्वाइवल की सोचे, तो भी एग्रीकल्चर तो चाहिए ही चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान तीनों उसमें से मिलते हैं। चलिए, इट प्रोवाइड्स 90% ऑफ आवर फूड एंड बेवरेज रिक्वायरमेंट्स। 90% हमारी खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं वो हमें एग्रीकल्चर से मिलती है। द बल्क ऑफ आवर क्लोथिंग फाइबर्स,
कपड़े की आज काफ़ी फैशन है, अलग अलग टाइप के कपड़े, सब कुछ एग्रीकल्चर से हमें मिलता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्योंकि इंसान ने काफ़ी तरक्की कर चुकी है, तो इंडस्ट्रीज़ बसा चुका है इंसान, तो उसमें प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है उसमें से 99% रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर में से मिलता है या फॉरेस्ट में से मिलता है। अब देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, राइट। सो देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और फार्मिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में ऐसे कई तरह के फैक्टर्स है, अलग अलग फैक्टर्स है, कारण है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अफेक्ट करते हैं, माने असर करते हैं, जुड़े हुए हैं, उससे चेंज हो सकता है, उससे फर्क पड़ता है। फर्स्ट, क्लाइमेट। क्लाइमेट माने टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों इस क्लाइमेट में आते हैं। तो टेम्परेचर कैसा है उस आधार पे पर्टिकुलर एरिया में कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगी वो डिसाइड होता है, और साथ साथ में रेनफॉल, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल है तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, उग सकता है। मीडियम रेनफॉल है, राइट, या मॉडरेट रेनफॉल है तो क्या उग सकता है, और कम रेनफॉल है तो क्या उग सकता है, वो सब कुछ निर्भर होता है इसके। रिलीफ एंड ड्रेनेज, जमीन का प्रकार और पानी की व्यवस्था और निकाल की व्यवस्था, ये भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि प्लेन्स आर मोर फेवरेबल टू फार्मिंग। प्लेन जमीन, सतह जो है, सतह वो सपाट होगी तो एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए काफ़ी फायदेमंद हो। नियरनेस टू अ गुड ड्रेनेज सिस्टम, अच्छी ड्रेनेज सिस्टम होनी चाहिए, पानी के निकलने की व्यवस्था और इरिगेशन माने पानी के आने की व्यवस्था। अगर वो होगा तो अच्छे से फार्मिंग होगा, अगर वो नहीं होगा तो फार्मिंग में दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। सॉइल्स, जमीन का ऊपरी हिस्सा। मोस्ट क्रॉप्स नीड स्पेसिफिक सॉइल टाइप। अब हर जगह एक तरह की सॉइल नहीं होती। गुजरात महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल होती है, अलग हिस्सों में अलग सॉइल होती है। भारत में काफ़ी तरह की सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो सॉइल का टाइप भी फार्मिंग माने एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। जहाँ पे जिस टाइप की सॉइल होगी उसके कन्वीनियंट वहाँ पे उगाया जाएगा, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स। लास्ट अफेक्टिंग मैटर इज ह्यूमन बींग्स। इंसान जो है वो भी एक अफेक्टिंग फैक्टर है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। टेक्निकल नो हाउ माने सोसाइटी, इकोनॉमिक माने अर्निंग, पैसा कितना है, और पॉलिटिकल फैक्टर्स ये भी अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। कभी कभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट की नीतियाँ ऐसी होती है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर या तो जंप करती है डेवलपमेंट की ओर, या तो गिर पड़ती है। और टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा उपयोग हो उतना ही अच्छा है, राइट। तो ह्यूमन बींग्स भी काफ़ी अफेक्टिंग है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, राइट, कि फार्मिंग के कितने कितने टाइप्स है। अब ये हमारा मेन लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। सबसिस्टेंस फार्मिंग इस वीडियो में और कॉमर्शियल फार्मिंग नेक्स्ट वीडियो में, उसके सब टाइप्स है। दैट इज आवर मेन टॉपिक। देयर आर 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ फार्मिंग दैट प्रिवेल इन वेराइड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में देखा जाए तो 2 तरह की मेन फार्मिंग की टाइप्स है। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पूरे फैमिली, अपनी जो फैमिली है उसको, उसके सर्वाइवल के लिए फार्मर जो फार्मिंग करता है, दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। एंड कॉमर्शियल फार्मिंग में ये होता है कि जो कुछ भी प्रोडक्शन होगा वो बेचने के लिए होगा, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल, उसका व्यापार होगा। सबसिस्टेंस में क्या होता है, जितनी ज़रूरत है उतना उगाया जाएगा, ज़मीन भी छोटी होगी, उतना उगा के
खुद के लिए रखेंगे, गेहूँ चावल वगैरह होता है, सरप्लस होगा तो मंडी में जाके बेचेंगे। छोटी सी ज़मीन, छोटा इनिशिएटिव, छोटे पैमाने पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बड़ी ज़मीन, बड़ा इनिशिएटिव, बड़े पैमाने पे और बेचने के लिए, दैट इज कॉमर्शियल फार्मिंग। पहले देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस द आउटपुट इज मोस्टली फॉर लोकल रिक्वायरमेंट। आउटपुट होता है वो लोकल माने खुद की रिक्वायरमेंट के लिए होता है। गेहूं उगाते हैं तो खुद के साल के लिए, साल भर के लिए खुद के फैमिली के गेहूं भर लेंगे, राइट। देयर इज ओनली लिटिल सरप्लस फॉर ट्रेड। ट्रेड करने के लिए माने बाजार में जाके बेचने के लिए, मंडी में जाके बेचने के लिए काफ़ी छोटी अमाउंट मिलेगी प्रोडक्शन की, जो जाके बेच सकते, बाकी घर के लिए। सम फॉर्म्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग आर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी कुछ प्रकार है। सेडेंटरी प्रिमिटिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेडेंटरी प्रिमिटिव फार्मिंग? तो उसमें क्या होता है, सेम फील्ड्स आर कल्टीवेटेड अगेन एंड अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ फैलोइंग एंड द फार्मिंग कम्युनिटी स्टेज परमानेंटली इन वन प्लेस। सेडेंटरी प्रिमिटिव फार्मिंग में ये होता है एक ही फील्ड, क्योंकि ये कोई रीच फार्मर की बात नहीं कर रहे, उनके पास जितना फील्ड है वो यूज करें। एक ही फील्ड को बार बार कल्टीवेशन करेंगे पर इंटरवल के बाद, आफ्टर अ पीरियड ऑफ फैलोइंग। हमने ग्लोसरी में फैलोइंग का अर्थ देखा। फैलोइंग का मतलब होता है कल्टीवेशन के बाद जमीन को, सॉइल को रिकवर करने के लिए कुछ टाइम देना, तब तक कुछ भी नहीं उगा, दैट इज कॉल्ड फैलोइंग। और फार्मिंग कम्युनिटी माने किसान और उसका परिवार जो है वो परमानेंटली वन प्लेस में रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। उनकी ज़मीन जो है पुरखों से, उनकी ज़मीन जायदाद, इजारादार, सब कुछ उनको वहीं पे मिलेगा और वो घूमते नहीं रहते। Organic fertilizer, especially animal manure and night soil or human waste, are used to increase the fertility of the soil. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हमने ग्लोसरी में देखा, खास करके ह्यूमन मैन्योर, राइट, एक्सक्रेटा जिसको कहते हैं, ह्यूमन एक्सक्रेटा, या फिर उसको नाइट सॉइल कहते हैं, ह्यूमन वेस्ट जिसको कहते हैं, उसको यूज़ किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए, right? Some irrigation is required so that crops can be grown all through the year. इरिगेशन जरूरी है, पानी तो जरूरी ही है, राइट, जिससे क्रॉप्स जो है वो पूरे साल उगाए जा सके, राइट। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन भी होता है। इस बार ये क्रॉप, नेक्स्ट टाइम दूसरा क्रॉप, उसके नेक्स्ट टाइम तीसरा और उसके बाद फिर फर्स्ट। सो क्रॉप रोटेशन इंक्रीजिज सॉइल फर्टिलिटी। क्रॉप रोटेशन से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स आर ऑल्टरनेटेड विथ ग्रेन्स एंड फाइबर क्रॉप्स टू रिस्टोर फर्टिलिटी टू द सॉइल। अब सॉइल का एक प्रोफाइल होता है कि उसमें कुछ तरह के क्रॉप्स अगर उगाओगे तो सॉइल की फर्टिलिटी एब्जॉर्ब करती है। तो रोटेशन कैसे करना है? रोटेशन में ऐसे क्रॉप्स उगाने हैं जो सॉइल में फर्टिलिटी रिलीज करें, वो एब्जॉर्ब करें, ये रिलीज करें, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। इसी वजह से क्रॉप, ये ऐसा नहीं कि किसान को मजा आया इसलिए क्रॉप रोटेशन किया, नो, ईच एंड एवरी एक्शन हैज द लॉजिक। अनपढ़ होते हैं किसान, पर उनको ये सब कुछ मालूम होता है कि कौन सा क्रॉप कब कौन सी सीजन में उगाना है, उनको कितना पानी देना है, सब कुछ पता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स जो होते हैं उसको अल्टरनेट किया जाता है ग्रेन्स एंड फाइबर क्रॉप्स के साथ, जिससे क्या होता है कि फर्टिलिटी एब्जॉर्ब हो गई तो रिस्टोर हो जाए, रिलीज हो जाए, तो मेंटेन हो जाए। मेथड्स ऑफ टीलेज आर मोर इंटेंसिव एंड मोर ह्यूमन पावर इज यूज्ड। अलग अलग एग्रीकल्चर की मेथड्स जो है वो ज़्यादातर इंटेंसिव है और उसमें
ह्यूमन पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो है सब्जिस्टेंस, उसमें ज़्यादातर मशीन्स का उपयोग नहीं होता। क्लियर? इंटेंसिव फार्मिंग का नेक्स्ट। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है? तो इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स विद लार्ज पॉपुलेशन एंड स्मॉल फार्म्स। ऐसे रीजन में जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है और फार्म्स जो है वो काफ़ी छोटे, तो ऐसे एरिया में इंटेंसिव फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। दो इट मे बी फॉर सब्जिस्टेंस, अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस ऑल्सो एंटर्स नेशनल ट्रेड। हालांकि सब्जिस्टेंस के लिए होता है, माने फैमिली के जीवन गुजारने के लिए ही होता है, परंतु बड़ा हिस्सा, लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस का बड़ा हिस्सा जैसे जो है वो नेशनल ट्रेड में एंटर होता है। माने नेशनल ट्रेड जो होता है, क्योंकि कितने जैसे वर्ल्ड में भी 50% है, इंडिया में तो उससे भी ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो उनका हिस्सा बहुत छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इंटेंसिव टिलेज जनरेट्स हाई यील्ड्स फ्रॉम एवरी स्क्वायर फुट ऑफ लैंड। जमीन के हर एक फुट ऑफ स्क्वायर फुट से इंटेंसिव टिलेज जो है वो हाई यील्ड पैदा करता है। यील्ड माने आउटपुट, प्रोडक्शन, रिजल्ट। प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इज एम्प्लॉयड वेयर 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन ईच ईयर। हर साल 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाया जाए, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। इट रिटर्न्स फर्टिलिटी टू द सॉइल एंड बैलेंसेस वाटर शॉर्टेज इन द ड्राई मंथ्स। अब क्रॉप रोटेशन से क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी और ड्राई मंथ्स में माने समर डेज में वाटर शॉर्टेज को भी बैलेंस किया जाएगा। Plenty of organic and chemical fertilizers are used to ensure high yields and continued fertility. ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स काफ़ी प्रमाण में, काफ़ी मात्रा में यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि ज़्यादा आउटपुट चाहिए और कंटिन्यू फर्टिलिटी चाहिए। इन दोनों के लिए ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। फिश कल्चर और एक्वा कल्चर बिसाइड्स ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफर्स एन अल्टरनेट सेट ऑफ कंज्यूमेबल्स टू द पीपल। फिश कल्चर या कहो कि एक्वा कल्चर, क्योंकि दुनिया में और भारत में काफ़ी बड़े मात्रा में नॉनवेज इटेरियन है, तो उसमें फिश कल्चर या फिर एक्वा कल्चर जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से अलग और या अलावा वो भी लोगों के लिए काफ़ी उपयोग में आने वाली चीज़ें बनाते हैं। मतलब ठीक है, खाने के लिए भी, और सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे एक्वाकल्चर के एनिमल्स हैं जिनको मार के उसके ऑर्गन्स को भी यूज़ करते हैं। एंड यू कैन सी दिस टिलेज। इंटेंसिव फार्मिंग इज कॉमन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारत में इंटेंसिव का फार्मिंग बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग माने शिफ्ट होना कल्टीवेशन के दौरान। अब वो कैसे? द कल्टिवेटर्स अबंडन द लैंड आफ्टर 2 or 3 years of producing vegetable and grain crops on it. कल्टिवेटर्स माने फार्मर जमीन को 2 या 3 साल के प्रोडक्शन के बाद, वेजिटेबल और ग्रेन के प्रोडक्शन के बाद जमीन को अबंडन कर देते, त्याग कर देते, छोड़ देते। It is also known as slash and burn agriculture because land is cleared by slashing trees and bushes and burning the remaining vegetation. इसको slash and burn agriculture कहा जाता है क्योंकि जमीन को क्लियर की जाती है, वहाँ पे ट्रीज वगैरह है तो उसको स्लेश कर देते हैं, राइट, ट्रीज और बुशिश को, और जो वेजिटेशन अभी भी उगा हुआ पड़ा है उसको बर्न कर देते हैं ताकि जमीन को फैलो होने में सरलता रहे। आफ्टर बर्निंग द एशिश एड पोटास टू द सोइल। बर्निंग के बाद
जो एशिस होती है, ठीक है, राख उसकी होती है, वो सॉइल में पोटाश ऐड करती है ताकि सॉइल जो है वो फर्टाइल हो। द सीड्स आर देन सोन आफ्टर द रेन्स, उसके बाद बारिश के बाद सीड्स उगाए जाते हैं। क्रूड फार्मिंग मेथड्स एंड इम्प्लीमेंट्स सच एज स्टिक्स, होज, पिक्स एंड मैशेट्स आर यूज्ड। इसमें क्रूड फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है, राइट, जैसे कि स्टिक्स, होज, ठीक है, कुदाड़ी जिसको बोलते हैं, पिक्स और मैशेट्स का यूज़ इसमें होता है। फार्मर्स सप्लीमेंट देयर फूड सप्लाई बाय हंटिंग, फूड गैदरिंग एंड फिशिंग। फार्मर्स अपने फूड सप्लाई को कैसे सप्लीमेंट करते हैं, माने कैसे एक्ट करते हैं प्रॉपरली, तो बाय हंटिंग, शिकार करके, फूड गैदरिंग माने इकट्ठा करके, और फिशिंग, मछली पकड़ के अपना फूड का जो ज़रूरत है वो पूरी करते हैं। सम कीप अ फ्यू पोल्ट्री एंड गोट्स, कुछ लोग पोल्ट्री फार्म भी रखते हैं, राइट, चिकन वगैरह, और गोट्स माने बकरी। द प्रोड्यूस इज यूज फॉर फैमिली कंजप्शन, एनी surplus is sold or exchanged within the village community itself, right? तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो फैमिली के कंजप्शन के लिए होता है, और बाकी का जो होता है वो या तो बेच दिया जाता है या तो किसी और चीज़ के बदले में एक्सचेंज किया जाता है, राइट, अपनी अपनी कम्युनिटी में ही। ये आप फोटो में देख सकते हो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, राइट, जिसमें जंगल में किसी एक जगह को पसंद किया जाता है और उसमें वहाँ पे ट्रीज को काट दिया जाता है। देखो ये एक माइनस पॉइंट, फॉरेस्ट का लेवल कभी कम नहीं होना चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर कहीं पे भी हो, बट बढ़ती हुई आबादी जो है उसकी बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट को रीच आउट करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर करना पड़ता है, क्योंकि किसी का घर तोड़ के तो एग्रीकल्चर होगा नहीं। तो बारी आती है सूढ़ी पे चढ़ने की फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर किया और फिर एग्रीकल्चर किया, राइट। तो ये जो है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यूज़ करने के कौन कौन से कंट्री जो है, राइट, उसमें इसको यूज़ करने के लिए क्या क्या नाम दिया जाता है। वेनेजुएला में उसको कोनुको कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लदांग, थाईलैंड में तमराई, श्रीलंका में चेना, वियतनाम में रे, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, कोंगो कंट्री में मसोल या मसोले, म्यांमार में हुमा, इंडिया में जूम कल्टीवेशन, बेवर कल्टीवेशन या फिर पोडा कल्टीवेशन भी कहा जाता है साउथ इंडिया में, और फिलीपाइंस में कैंजिन, राइट। जापान में देखा जाए तो स्पेशल ट्रैक्टर्स, स्मॉल फील्ड में काम करने के लिए स्पेशल ट्रैक्टर्स बनाए गए हैं। व्हाट आर दिस ट्रैक्टर्स कॉल्ड, और आर देयर अदर कंट्रीज टू वेयर सच ट्रैक्टर्स आर यूज्ड। तो साइज़ मेरे ख्याल से उसकी काफ़ी छोटी होगी, तो उस ट्रैक्टर को क्या कहते हैं वो आपको खुद से ढूंढ के लाना है। क्रॉप रोटेशन तो हमने चर्चा किया, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग द फार्मिंग मेथड ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमने डिस्कस किया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।